जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डियर में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा गरीबी। गरीबी क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। इसमें गरीबी क्या होता है, कैसे गरीबी आती है और गरीबी से क्या क्या फिर दिक्कतें आती हैं और गरीबी को कैसे दूर किया जाता है। गरीबी मापने के लिए क्या क्या विधियां लाई गई और गरीबी कितने प्रकार की होती है, इस वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, जो गरीबी होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉवर्टी बोलते हैं। गरीबी गरीबी क्या होता है, जैसे कि जब किसी व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आधारभूत जरूरतें भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। मतलब व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाती है कि उसके जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं रहती हैं उनको भी वो व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे ही बोलते हैं गरीबी। तो जो मूलभूत आवश्यकताएं रहती हैं ये क्या होती हैं, मूलभूत आवश्यकताओं में पहले 3 चीजें थी, वर्तमान में 5 चीजें हैं। कौन कौन सी 3 चीजें थी वो थी, देखिए। एक तो रोटी, रोटी यानी कि खाना, रोटी और कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। क्या? रोटी कपड़ा मकान और रोटी कपड़ा मकान, और इसी में जोड़ दिया गया शिक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। अब गरीबी क्या होता है, इन 5 चीजों में से किसी भी व्यक्ति को, यदि इसमें मान लो किसी को रोटी प्राप्त नहीं हो पा रही है या मकान प्राप्त नहीं हो पा रहा है, कपड़ा प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो वो गरीब है। मतलब कोई भी एक चीज की कमी आ जाती है तो वो गरीब होता है। उसकी आय इतनी होना चाहिए कि कम से कम उसको ये 5 चीजें तो मिलना ही चाहिए। कौन कौन चीज? रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा स्वास्थ्य। कम से कम ये सही का होना चाहिए तो वो गरीब नहीं है, अन्यथा वो गरीब है। अब गरीबी क्या होता है, गरीबी के प्रकार देखिए। गरीबी के प्रकार गरीबी के प्रकार क्या होते हैं, ये 2 प्रकार के गरीब होते हैं। 2 प्रकार के गरीब कौन कौन से? एक तो होता है सापेक्ष गरीब और एक होता है निरपेक्ष गरीब। अब देखिए, सापेक्ष गरीब क्या होता है। सापेक्ष गरीब का मतलब होता है जैसे किसी से जब तुलना करते हो, जैसे मान लो कोई एरिया मान लो या कोई परिवार मान लो या कोई देश ही मान लो, एक देश से दूसरे देश से जब तुलना की जाती है तब वहां पे देखा जाता है कि कौन सा देश ज्यादा कहाँ का रहना रहना ये सब अच्छा है, और उस सापेक्ष पे जब मापते हैं तो उसको बोलते हैं सापेक्ष गरीबी। किसको बोलते हैं सापेक्ष गरीबी? जब किसी से तुलना की जाती है तो उसको बोलते हैं सापेक्ष गरीबी। जैसे इसको हम लिख सकते हैं, समाज में किसी से तुलना करना या तुलनात्मक तरीके से, तुलनात्मक तरीके से, तुलनात्मक तरीके से, तुलनात्मक तरीके से। ये हो गई सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी में अब कोई भी देश को दूसरे देश से करवा सकते हो, किसी भी क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से करवाया जा सकता है, तो ये हो गई सापेक्ष गरीबी। दूसरा जो होता है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी में क्या होता है, ये किसी एक व्यक्ति के बारे में ही डिटेल बताता है या फिर किसी व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताएं, जो मेन गरीबी की परिभाषा होती है वही होती है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी में यही आता है कि मतलब व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं ही पूरी नहीं हो पाती हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं बुनियादी आवश्यकताएं, जो कि मूलभूत आवश्यकताएं ही पूरी नहीं हो पाती हैं। क्या? बुनियादी आवश्यकताएं, बुनियादी आवश्यकताएं ही पूरी नहीं कर पा रहा है वो गरीबी में आता है। बुनियादी आवश्यकताएं, बुनियादी आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं कर पाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी, पूरा ना कर पाना। तो ये समझ में आ गया कैसे? मतलब सापेक्ष गरीबी किसी दूसरे से तुलना करना, और निरपेक्ष गरीबी में कि वो अपनी आवश्यकताओं को ही पूरी नहीं कर पा रहा है, उसको ही बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी। अब हम आपको बताएंगे गरीबी या निर्धनता के कारण। गरीबी को ही निर्धनता बोलते हैं। इसके कारण क्या होते हैं? तो इसके कारण कई हैं, जिसमें से मेन कारण जो है वो देखिए,
मेन 4-5 कारण रहते हैं। एक तो बेरोजगारी, 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 बेरोजगारी इसका मेन कारण है। अब बेरोजगारी में क्या होता है, बेरोजगारी में जब कोई व्यक्ति बेरोजगार रहेगा और उसको काम नहीं मिलेगा तो उसकी आय भी नहीं होगी, और जब आय नहीं होगी तो व्यक्ति कहाँ से लाएगा सामान, कहाँ से खाएगा, क्या कपड़ा बनवाएगा, क्या मकान बनवाएगा और क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा। जब उसकी आय ही नहीं रहेगी, आय नहीं रहेगी तो फिर वो अपना विकास कैसे करेगा, तो फिर वो अंततः गरीब था और उसके बच्चे भी गरीब ही हो जाएंगे। तो बेरोजगारी इसका एक कारण है, आय नहीं मिलती इसमें, आय की कमी रहती है। और जनसंख्या वृद्धि जो होती है ये भी गरीबी का ही कारण है। जनसंख्या वृद्धि, जो तेजी से वृद्धि होती रहती है जनसंख्या की, ये भी गरीबी का एक मुख्य कारण है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे जब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो नौकरियों पे दबाव रहेगा, और थोड़ा सा अगर कहीं पे काम है और वहाँ पे ज़्यादा लोग पहुँच जाएंगे काम करने के लिए, तो वहाँ क्या होगा, लेबर सस्ते सस्ते लेबर उपलब्ध हो जाएंगे, और ऐसे में आय फिर कम हो जाएगी, और फिर कम हो जाएगी तो वो फिर गरीबी रह जाएंगे, अपनी आवश्यकताओं को ही पूरी नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कहीं पे काम हो 4 लोगों को, वहाँ 10 लोग पहुँच जाएं तो क्या होगा, फिर वहाँ पे जिस व्यक्ति को काम होगा वो तो कम से कम ही लेबर लगाएगा ना, मतलब सस्ता ही देगा ना, क्योंकि उसको वो बोलेगा कि हम 100 रुपये में कर रहे हैं तो दूसरा बोलेगा चलो हम 80 रुपये में ही ये काम कर देंगे। तो इस हिसाब से आय अपने आप ही कम हो जाती है ज़्यादा जनसंख्या में। एक और कारण इसका होता है शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी। अब शिक्षा की कमी क्या होता है, अच्छे रोजगार और अच्छा आय का अवसर नहीं मिलता है उन लोगों को जिसके पास अच्छी शिक्षा नहीं होती है। अब जिसके पास अच्छी शिक्षा नहीं होगी उसको अच्छी नौकरी तो नहीं मिलने वाली ना, तो उसमें भी यही होता है कि गरीब आदमी के पास कुल मिला के गरीबी के ही ये कारण है सब, जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा में कमी, कम मजदूरी, या फिर संसाधनों में असमानता भी रहती है। किसी किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है या बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बहुत सारे रोजगार रहते हैं, और किसी किसी के पास बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है, इतने निर्धन लोग रहते हैं कि मतलब उसके पास खुद को खाने का नहीं रहता है। तो ये असमानताओं होती हैं किसमें, संसाधनों में, संसाधनों में असमानताएं, संसाधनों में असमानताएं। तो ये गरीबी के मुख्य कारण है कौन कौन से, एक बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा में कमी और संसाधनों में असमानताएं। इसमें क्या होता है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा संसाधन देते हैं और कुछ लोगों के पास बहुत कम संसाधन देते हैं, तो उसमें जो गरीब रहता है वो गरीब ही रह जाता है, और जिसके पास पहले से संसाधन ज़्यादा हैं वो अमीर और बनता जाता है। आगे देखिए, आगे लिखा गया है गरीबी का दुष्चक्र, एक दुष्चक्र चलता है गरीबी का। अब आपको हम बताते हैं गरीबी का दुष्चक्र कैसे चलता है। तो जो गरीबी का दुष्चक्र होता है, इसका यही मतलब होता है कि जो व्यक्ति पहले से गरीब है वो कंटिन्यू गरीब ही बना रहेगा। कैसे बना रहेगा, अब आप देखिए, जैसे जब कोई व्यक्ति गरीब होगा तो उसकी आय कम ही होगी, उसकी आय क्या होगी, कम आय होगी, उसकी आय कम होगी, और जब आय कम होगी तो वो बचत भी कम कर पाएगा, कम बचत कर पाएगा, कम बचत कर पाएगा, कम बचत कर पाएगा, और कम बचत कर पाएगा, और कहीं पे निवेश करना है या कहीं पे लगाना है पैसा जैसे, तो वो निवेश भी कम ही कर पाएगा, कम निवेश कर पाएगा, क्योंकि उसकी आय ही कम है। आय कम है तो कहाँ से निवेश करे, कहाँ से बचत करे, और जब कम निवेश करेगा तो उत्पादन ज़्यादा तो नहीं होगा, जैसे जितना पैसा लगाओगे उसी हिसाब से तो उत्पादन होगा, तो कम उत्पादन होगा, फिर कम उत्पादन होगा, और जब उत्पादन कम होगा तो अंततः फिर वही आ जाएगा कि आय फिर कम हो जाएगी, और फिर आय कम हो जाएगी तो फिर वही गरीबी बनी रहेगी। जो व्यक्ति पहले से ही गरीब है वो भी गरीब रहेगा, और आने वाले समय में क्या होगा, वो अपने बच्चों को सही अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा, अपने बच्चों का स्वास्थ्य के लिए मतलब अच्छी अच्छी जगह, अच्छे अस्पतालों में नहीं भेज पाएगा, तो फिर होगा क्या, उसके बच्चे भी गरीब ही रह जाएंगे। और ऐसे में क्या करेगा, वो फिर कर्ज लेगा कहीं ना कहीं से, अच्छे उत्पादन के लिए कर्ज लेगा, तो फिर उस
कर्ज का ब्याज पड़ेगा, ब्याज देने के लिए फिर उसको चाहिए ढेर सारा पैसा। अब पैसा कहाँ से लेके आए, तो अपने ही बच्चों को भेजेगा, फिर कहाँ भेजेगा, कहीं ना कहीं काम पे भेजेगा, तो बच्चे की पढ़ाई छूट जाएगी बीच में ही। तो इस हिसाब से ये सब चक्र चलता रहता है, और अंततः क्या होता है, उसकी आय कम ही रह जाती है, और जब आय कम रह जाएगी तो फिर होगा क्या, वो गरीब का गरीब ही बना रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक इसमें डायग्राम बना हुआ है, जिसे बच्चे का पालन पोषण गरीबी में, अगर कोई बच्चा गरीब है तो वो अंततः गरीब ही कैसे बना रहेगा। जैसे कोई बच्चा है जिसका पालन पोषण कहाँ गरीबी में हो रहा है, अब उसके लिए बेहतर खान पान और शिक्षा और स्वास्थ्य का अभाव रहेगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति या बच्चा गरीब परिवार में रह रहा है तो उसको अच्छा खान पान तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसकी आय कम है, और उसकी आय कम है तो उसको शिक्षा और स्वास्थ्य ये भी अच्छा नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, जिसका असर ये पड़ेगा कि जिसके कारण उसका कौशल कौशल मतलब क्या होता है, उसकी योग्यता जो होता है उसका विकास कम हो पाएगा। अब जो बच्चा जिसके पास विकास करने का अवसर ही नहीं मिलेगा, वो क्या विकास करेगा, वो अपने घर का जिम्मेदारी देखेगा, काम करेगा, और उसको पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो उसका विकास कहाँ से होगा, और जब विकास नहीं होगा तो क्या होगा, रोजगार पाने में उसकी परेशानी उत्पन्न होगी। अब जिसके पास योग्यता कम रह जाएगी तो उसको रोजगार पाने में फिर परेशानी तो उत्पन्न होगी ही, क्योंकि आजकल तो इतना कंपटीशन हो गया है कि मतलब एक से एक बढ़कर पड़े हुए हैं। और उसमें भी अगर कोई बच्चा ऐसा रह गया जिसकी विकास नहीं हो पा रहा है, जिन बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा है, उनको रोजगार पाने में फिर परेशानी होती है। फिर ऐसे में क्या होगा, गरीबी, वो बच्चे जो बच्चे जिनको अच्छे रोजगार नहीं मिले हैं, वो क्या होंगे, वो अपने गरीबी स्तर को तोड़ ही नहीं पाएंगे, और जब गरीबी स्तर को नहीं तोड़ पाएंगे तो उनका परिवार भी फिर गरीबी में ही चला जाएगा। और उनका परिवार जब गरीबी में चला जाएगा तो फिर क्या होगा, उनकी भी जब शादी वादी होगी, उनके भी बच्चे होंगे, तो वो भी गरीबी में ही पले बढ़ेंगे। तो अंततः क्या होगा, जो बच्चा पहले से गरीब था वो और गरीब बन जाएगा। तो यही होता है, क्या होता है, ये होता है गरीबी का दुष्चक्र। जो मतलब गरीब है उसका गरीब ही बना रहना, बना ही रहेगा वो, क्योंकि उसके सामने ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं। आगे चलिए देखिए, आगे आपको हम बताते हैं गरीबी रेखा के बारे में। अब गरीबी रेखा क्या होता है, गरीबी रेखा होता है हमारे देश में और विश्व भर में भी यही प्रचलित है कि मतलब जो गरीबी रेखा एक ऐसी बाउंड्री बना दी गई है कि जितना मतलब कुछ आवश्यकताएं हैं उनको अगर कोई व्यक्ति पूरा कर पा रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, और अगर उस रेखा से उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे है। तो ये होता है गरीबी रेखा। क्या होता है गरीबी रेखा, जिसके नीचे जो व्यक्ति रह जाता है वो गरीब होता है। एक बाउंड्री बना दी जाती है, जैसे कि अभी हम आपको बताएंगे, जैसे विश्व बैंक ने भी एक गरीबी रेखा के लिए दिया है, और भारत में भी कई विधियां इसके लिए, कई समितियां बनाई गई हैं। तो गरीबी रेखा क्या होती है, एक ऐसी बाउंड्री होती है जिसके अगर कोई व्यक्ति नीचे रहता है तो फिर वो गरीब होता है, जिसके नीचे रहने वाला व्यक्ति गरीब होता है। जिसके नीचे रहने वाला व्यक्ति गरीब होता है, गरीब होता है। अब आपको हम बताते हैं, विश्व बैंक जो थी, ये विश्व बैंक जिसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक, इसने एक एक हमें इकाई दी। वो इकाई क्या थी कि पहले तो शुरुआत में उसने दिया था 1.25 डॉलर, वो भी कौन सा डॉलर, अमेरिकी डॉलर। इसकी कीमत के बराबर पीपीपी, वो जिस देश में जितना भी इसका परचेसिंग पावर बनता है उस हिसाब से $1.25 मतलब 1.25 डॉलर अमेरिकी डॉलर की कीमत के बराबर अगर कोई व्यक्ति खर्च कर पा रहा है, तो वो गरीब नहीं है। मतलब इसके पैसे के बराबर लगभग होना चाहिए। अगर उससे कम पैसा खर्च कर पा रहा है एक दिन में, उसमें उसका सब कुछ जोड़ा जाएगा, खाना पीना रहना, अगर इससे कम अगर कोई खर्च कर पा रहा है तो वह व्यक्ति गरीब है। वर्तमान में ये बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, वर्तमान में 2022 के अनुसार ये कर दिया गया है कितना, सवा दो अमेरिकी डॉलर।
$2.25 $2.25। तो इतना कर दिया गया वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अनुसार। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन में इतना पैसा खर्च नहीं कर पा रहा है, अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन में $2.25 की कीमत के बराबर परचेसिंग पावर ले लो, इसको अगर हम अपने यहाँ के हिसाब से देखें, तो ये पड़ेगा लगभग 192 रुपये, लगभग 192 रुपये पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति 192 रुपया प्रतिदिन का खर्च कर रहा है, उसमें उसका किराया भी जोड़ा जाएगा, उसका खाना पीना रहना कपड़ा स्वास्थ्य ये जितना भी वो करता है ये सारा जोड़ा जाएगा दिन का। अगर इससे कम रुपया खर्च कर पा रहा है, इससे कम खर्च कर रहा है तो वो गरीब हो जाएगा, कम करने पर गरीब हो जाएगा। और अगर इससे ज़्यादा रुपये वो खर्च कर रहा है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। ये किसने आंकड़े दिए? ये 2022 में विश्व बैंक के अनुसार के आंकड़े हैं। कितना? लगभग 192 रुपये या फिर $2.25 आप बोल सकते हो उसको। आगे देखिए, आगे क्या है? गरीबी मापने के से संबंधित भारत में भी समितियां बनाई गई हैं। तो भारत में बहुत सारी समितियां बनाई गई हैं। पहले क्या हुआ था? शुरुआत में इसको दादा भाई नौरोजी की पुस्तक जो है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी पुस्तक? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, 1868 में प्रकाशित हुई थी। उसमें बताया गया था पहली बार कि भारत की एक रेखा रहेगी। कौन सी रेखा रहेगी? वो रेखा रहेगी गरीबी रेखा। इससे नीचे और ऊपर के लोगों को गरीब किसको बोला जाएगा और गरीब किसको नहीं बोला जाएगा। तो सबसे पहले किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने दिया था सबसे पहले। उसके बाद फिर क्या होता है? जब हमारा देश आज़ाद होता है तब NSSO जो होता है, NSSO ये फिर गरीबी के बारे में जानकारी देता है। इसका गठन कब हो गया? 1950 में। इसका गठन 1950 में हो गया। ये गरीबी रेखा के बारे में बताता है, हमें गरीबियों का आंकड़ा देता है। कौन? NSSO। ये आंकड़ा देता था कौन? NSSO। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है जिसे शुरुआत में तो ऐसा हुआ कि मतलब कुछ भोजन के आधार पे दिन में कितना कैलोरी ऊर्जा खा रहा है, खपत कर पा रहा है, उसके हिसाब से दिया गया था आंकड़ा। उसके बाद क्या होता है? उसी में फिर कुछ पौष्टिक आहार जोड़े गए। फिर क्या हुआ? उसमें कपड़े, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा जोड़ा गया। और उसके बाद फिर मासिक वेतन के हिसाब से कि कितना खर्च आना चाहिए महीने का, इस हिसाब से आंकड़े दिए गए। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि पहले कौन सी समिति बनती है। पहले एक समिति बनती है BM रथ एंड N दांडेडकर समिति। ये बनती कब है? ये बनती है 1971 में। कब बनती है? 1971 में। तो 1971 में जो ये BN रथ और N दांडेडकर समिति जो बनी है, इसमें क्या होता है? ये भोजन के आधार पर होती है। भोजन या ऊर्जा लिख सकते हो इसको, भोजन या फिर दिन की ऊर्जा के आधार पर बताया जाता है। इसमें क्या बताता है कि जो शहरी क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र है उसका औसतन, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का औसतन प्रति व्यक्ति जैसे है, प्रति व्यक्ति वो एक दिन में ये अगर 2250 औसतन कितना? 2250 औसतन एक दिन में 2250 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर पा रहा है। एक दिन में 2250 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर पा रहा है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। कैलोरी ऊर्जा 2250 कितनी? औसतन 2250। अब 2250, अब आप ये सोचिए, चाहे व्यक्ति के पास रहने को हो या ना हो, अगर वो 2250 कैलोरी ऊर्जा, 2200 कैलोरी ऊर्जा लगभग आदमी एक बार अगर खाना खा लेता है, अच्छे से खाना खा लेता है, 5-6 रोटी अगर खा रहा है तो इतने में उसको इतनी ऊर्जा लगभग प्राप्त हो जाएगी। मतलब अगर आदमी एक बार खा लिया तो फिर चाहे वो रहे, नंगा रहे, भूखा रहे, कहीं छत हो उसके पास या ना हो, लेकिन वो गरीब नहीं है। सोचो, ऐसा आंकड़ा दिया गया था तब भी लोग लगभग इस समय लगभग 21.9
21.9 या लगभग इसको बोल सकते हो 22% लोग गरीब थे। कब? ये 1971 में। 1971 में आंकड़ा क्या दिया गया था? केवल एक बार खाना खाने भर की ऊर्जा लगभग 2250 अगर दे रहा है, मतलब एक बार अगर अच्छे से खाना खा लिया तो वो फिर गरीब नहीं है, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो। फिर भी लोग कितने? 22%, लगभग 22% लोग गरीब थे। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे तो आंकड़े दिए जाते हैं, अपने आप देखो कि मतलब केवल एक बार खाना खा लिया तो फिर वो गरीब नहीं है। ठीक है। इसके बाद फिर एक इसी समिति के आधार पर एक और समिति बनाई गई। कब? 1977 में बनाई गई। ये बनाई गई थी कब? 2 दिसंबर 1977 ईस्वी को गठन हुआ था इसका। इसका गठन हुआ कब? 2 दिसंबर 1977 को। 2 दिसंबर 1977 को इसका गठन हुआ। और 2 दिसंबर 1977 को गठन हुआ। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? इसने अपनी रिपोर्ट दे दी जनवरी 2009 में। 2009 नहीं, इसने अपनी रिपोर्ट दे दी कब? 1979 में। 1979 में इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1979 ईस्वी में। इसमें क्या होता है? इसमें इन्होंने ऊर्जा के आधार पे ही बताया है, कैलोरी के ही आधार पे बताया है। इन्होंने क्या बताया है? जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र जो है, ग्रामीण क्षेत्र वासियों के लिए, यानी कि एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति प्रतिदिन, ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी ऊर्जा अगर प्राप्त कर रहा है, कितना? 2400 कैलोरी। 2400 कैलोरी ऊर्जा अगर प्राप्त कर रहा है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। 2400 कैलोरी ऊर्जा अगर प्राप्त कर रहा है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। दूसरा देखिए आप, दूसरा जो शहरी क्षेत्र होते हैं, जो शहरी क्षेत्र होते हैं, शहरी क्षेत्र में कितनी ऊर्जा? शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी। 2100 कैलोरी, क्योंकि गांव का आदमी जो होता है वो काम ज्यादा करता है। गांव के आदमी पे काम वैसे भी कार ज्यादा रहते हैं, खेती बाड़ी में ज्यादा काम रहता है, तो उसको ऊर्जा ज्यादा चाहिए। इसीलिए गांव के क्षेत्र में 2400 कैलोरी और ग्राम शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी ऊर्जा अगर वो दिन में प्राप्त कर पा रहा है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। ये तो भाई हमारे यहाँ के आंकड़े बताए गए हैं। देख के दिमाग खराब हो जाता है, कैसे कैसे आंकड़े। और उसके बाद भी सोचो, इतना गरीब आदमी पड़ा है, इसके बाद भी इतना गरीब है, अभी भी इसकी इस आंकड़े के अनुसार भी, ये आंकड़ा जो दिया गया था, इस आंकड़े के अनुसार भी लगभग 29% लोग, लगभग 29% लोग, 29.5% लोग गरीब थे। सोचो, 2400 कैलोरी मतलब एक बार खाना खाने के बाद अगर कोई इतना भी नहीं पा रहा है, मतलब 29% लोग उस समय एक बार खाना खाने को नहीं पा रहे थे। ये कब की बात है? ये बात है 1980 के आसपास की। क्योंकि एक बार जो खाना खा सकता था अच्छे से, वो तो गरीब की श्रेणी में आता नहीं था। और गरीब की श्रेणी में फिर भी इतने लोग आ रहे हैं, मतलब इन लोगों को खाना भी सही से नहीं प्राप्त हो पा रहा था। लगभग 30%, यानी कि 10 में से लगभग 3 लोग ऐसे हो जाते थे, 10 में से 3 लोग ऐसे हो जाते थे जिनको खाना भी नसीब से नहीं होता था, एक बार खाना सही से नसीब नहीं होता था उनको। इसके बाद फिर एक और समिति आती है जो भोजन के आधार पे ही है, उसमें थोड़ा पौष्टिक आहार वगैरह जोड़ दिया गया। वो कब आई थी? वो लकड़वाड़ा समिति आई थी, लकड़वाड़ा समिति, और जिसके बारे में कुछ खास नहीं है, केवल उसमें पौष्टिक आहारों को भी जोड़ दिया गया था। अगली जो आपकी समिति आई, अगली समिति कौन सी आई? सुरेंद्र नहीं होता है, सुरेश होता है। सुरेश, यहाँ पे सुरेश तेंदुलकर समिति। ये सुरेश तेंदुलकर समिति जो थी, ये कब बनाई गई थी? 2005 में। कब? 2005 में सुरेश तेंदुलकर समिति जो थी, ये आपकी बनाई गई कब? 2005 में। 2005 में ये बनाई गई थी 2 दिसंबर 2005 को। नहीं, 2005 में ये बनाई गई थी, 2005 को बनाई गई थी। और इसने अपनी रिपोर्ट दी कब? 2009 में। 2009 में लगभग 4 साल बाद इसने रिपोर्ट दी थी, अपनी रिपोर्ट दी। कब रिपोर्ट दी? 2009 में। और इसने क्या किया था? अभी तक जो हो रहा था, अभी तक क्या था? अभी तक कैलोरी के आधार पे बता रहे थे जो भी आया, चाहे वो वीके अलग समिति हो या फिर आपका लकड़वाला समिति हो या एंडथ फार्मूला हो। उन्होंने किस आधार पर बताया? इन्होंने बताया ऊर्जा के आधार पे या कैलोरी ऊर्जा के आधार पे
कि एक दिन खाना खाने के बाद अच्छे से खाना खा पा रहा है तो वो गरीब नहीं है। लेकिन इसने क्या किया, इसने किया उसमें जोड़ा नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं होता। उन्होंने जोड़ा उसमें शिक्षा के लिए अच्छे कपड़े भी होना चाहिए, आवास होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए। तो ये सुरेश तेंदुलकर समिति बनाई गई 2005 में। इन्होंने जब 2009 में अपनी रिपोर्ट पेश की तो उसमें जोड़ दिया क्या, शिक्षा भी जोड़ दिया, उसमें शिक्षा जोड़ दिया, स्वास्थ्य जोड़ दिया, शिक्षा, स्वास्थ्य और रहने के लिए घर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रहने के लिए घर, घर या मकान आप लिख सकते हो उसको, मकान, ये सारी चीजें भी जोड़ दिया। तो इन्होंने मासिक उपभोग के आधार पे जोड़ा, किसके आधार पे, मासिक उपभोग, मतलब महीने का खर्च, मासिक उपभोग, उपभोग खर्च, मासिक उपभोग खर्च, मासिक उपभोग खर्च, मासिक उपभोग खर्च के आधार पे इन्होंने दो आंकड़े दिए। जो कोई आप देखिए, जो शहरी क्षेत्र था, शहरी क्षेत्र में कितना दिया, शहरी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन का 33 रुपये खर्च कर पा रहा है, कितना रुपया, प्रतिदिन का 33 रुपया खर्च, प्रतिदिन का 33 रुपया, 33 रुपया प्रतिदिन, 33 रुपया प्रतिदिन, और महीने का कितना, महीने का आपका था 1000 रुपया, कितना निर्धारित किया, 1000 रुपया महीने का, महीने का 1000 रुपये, मतलब एक महीने में अगर 1000 रुपये खर्च कर पा रहा है एक व्यक्ति, तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। अगर 1000 से कम कर पा रहा है तो ही वो व्यक्ति गरीब है। 33 रुपये शहर में रह के अगर एक दिन में आप 33 रुपये खत्म कर रहे हो तो फिर आप गरीब नहीं हो। अब सोचो 2009 की बात है, 33 रुपये अगर एक दिन में खत्म कर पा रहे हो तो आप गरीब नहीं हो। और 33 रुपये तो शायद किराया ही हो जाएगा, क्योंकि इस समय नहीं, उस समय भी अगर देखा जाए उस समय भी 1500 से नीचे तो कोई रूम नहीं मिलते थे। तो केवल अगर आप रह रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, फिर चाहे खाओ या नहीं खाओ, भूखे मर जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने कितना बताया, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बताया महीने का 816 रुपये, महीने का 816 रुपये, महीने का 816 रुपये, और दिन का 27 रुपये, दिन का 27 रुपये, प्रतिदिन का 27 रुपये। अगर गांव में रह के, गांव में रह के आप 27 रुपये खर्च कर पा रहे हो एक दिन में, एक दिन में 27 रुपये खर्च कर पा रहे हो, उसमें आपका सब कुछ जोड़ा जाएगा, रहना, खाना पीना और पहनना, स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, जो भी चीज़ें आती हैं, अगर ये सब कुछ मिला के 27 रुपये एक दिन में ख़त्म कर पा रहे हो, 27 रुपये एक दिन में ख़त्म कर पा रहे हो गांव में रह के, तो आप गरीब नहीं हो, मतलब गरीबी रेखा जो है उससे ऊपर की हो। अगर इतना खर्च नहीं कर पा रहे हो तब आप गरीब की श्रेणी में आओगे। गरीब की श्रेणी में कब आओगे, जब इससे कम खर्च कर पा रहे हो, यानी कि 26 रुपया लगभग ख़त्म कर पा रहे हो आप, तो फिर आप गरीब हो। अन्यथा अगर 27 रुपये ख़त्म कर दे रहे हो तो आप गरीब नहीं हो। फिर इसके बाद इसी के आधार पर एक और समिति बनाई जाती है। इसी के आधार पर इसका सर्वेक्षण करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई, सी रंगराजन समिति आती है। कौन सी, सी रंगराजन समिति। 2012 में इसका गठन होता है। कब होता है, 2012 में इसका गठन होता है। गठन होता है कब, 2012 में। 2012 में इसका जब गठन हुआ, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया कब, रिपोर्ट दिया 2014 में। 2014 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया। अब इसके आधार पे क्या होता है, इन्होंने इसमें पैसा थोड़ा बढ़ा दिया। जो जैसे पहले गांव के क्षेत्र में कितना था, गांव के क्षेत्र में पहले 27 रुपये था, इसको बढ़ा के गांव वालों में कितना कर दिया, गांव के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कितना बढ़ा दिया, ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन का कर दिया 32 रुपये, 32 रुपये। उस हिसाब से 972 रुपये होते हैं महीने के, लगभग 32 रुपये होते हैं, उस हिसाब से 972 रुपये महीने के। और शहर के क्षेत्र में कितना कर दिया, शहर के क्षेत्र में कर दिया 47 रुपये प्रतिदिन का, 47 रुपये प्रतिदिन का, 1407 रुपये महीने का। अगर आप शहर में रह के, कहीं शहर में रह के 47 रुपये एक दिन में खर्च कर पा रहे हो, 47 रुपये 2014 में तो आराम से ख़त्म हो सकते थे, क्योंकि उस समय रूम का किराया कम से कम 1500 हर जगह का था। और 1500 है अगर किसी कहीं का रूम का किराया, तो केवल तुम रह ही पाओगे, 50 रुपये एक दिन का पड़ रहा है उस हिसाब से, मतलब वहाँ रह रहे हो तो तुम गरीब नहीं हो। वहीं चाहे भूखे रहो, कपड़े पहनो ना पहनो, पढ़ने जाओ ना जाओ,
केवल वहाँ रह रहे हो, शहर में जाके किराए पे रूम लेके रह रहे हो, 50 रुपये डेली का ख़त्म कर पा रहे हो, तो आप गरीब नहीं हो। सोचो इतनी मतलब कम स्तर का ये आंकड़ा दिया गया, 47 रुपया दिया गया, उसके बाद भी कितने गरीब थे हमारे यहाँ। अभी भी गरीबी में हमारा हमारा आंकड़ा बहुत दूर है। हम 105वें नंबर पे आते हैं, हमारी रैंक जो आती है वो 105वें नंबर पे आती है, हमसे आगे रहते हैं बांग्लादेश, हमसे जो आगे है नेपाल, भूटान, ये जितने भी देश हमारे पड़ोस में, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब के सब हमसे आगे हैं। और हमारी रैंक कितनी है? 105 में, गरीबी के आंकड़े में। और आगे देखिए, आगे देखिए असली कहानी तो अब आएगी, क्योंकि अभी तक तो हमको आंकड़े मिल जा रहे थे कि कितने व्यक्ति गरीब हैं, कितने व्यक्ति नहीं गरीब हैं। अब जब मोदी जी की सरकार आती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब आते हैं 2014 में, उसके बाद में फिर 2015 में ये अरविंद पनगड़िया के टाइम में एक टास्क बनता है। कब? 2015 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अरविंद पनगड़िया जी होते हैं इसके अध्यक्ष। कौन? अरविंद पनगड़िया जी इसके अध्यक्ष होते हैं। इन्होंने एक टास्क दिया था। अब इस टास्क में क्या होता है? इस टास्क में इन्होंने ये बताया था कि हम गरीबी के आंकड़े कैसे दें, इसके बारे में। क्या मतलब गरीबी के आंकड़े ऊर्जा के आधार पर रखे जाएंगे, या फिर उसकी ज़रूरतों के आधार पर रखे जाएंगे, किस आधार पे इसके आंकड़े दिए जाएंगे, इसके बारे में निर्धनता का आकलन या गणना कैसे करेंगे, इसके बारे में इन्होंने सुझाव दिया। किन्होंने? अरविंद पनगड़िया साहब ने क्या किया कि मतलब जो गरीबी के आंकड़े दिए जाएंगे, गरीबी के जो आंकड़े दिए जाएंगे या इनका आंकलन होगा, वह किस आधार पर होगा? आंकलन किस आधार पर होगा? आंकलन किस आधार पर होगा, इसके बारे में बताया जाएगा। और दूसरा इन्होंने एक सुझाव और दिया था। दूसरा सुझाव क्या दिया था कि गरीबी को दूर करने के लिए क्या क्या किया जाए, क्या क्या किया जाए गरीबी को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए क्या क्या रणनीतियां बनाई जाएं, क्या क्या रणनीतियां बनाई जाएं, और क्या क्या कार्यक्रम चलाए जाएं, रणनीतियां व कार्यक्रम चलाए जाएं। तो इन्होंने तो कर दिया है भाई, अरविंद पनगड़िया जी ने ये, इन्होंने सरकार को सुझाव दे दिया, सरकार को सुझाव दे दिया, ठीक है। अब सरकार को सुझाव तो दे दिया, और उसके बाद सरकार ने भाई, अभी 2025 हो रहा है, अभी भी वो विचार कर रही है इस चीज़ पे कि हम कैसे करेंगे गरीबी दूर, और कैसे करेंगे, कौन कौन सी इनमें रणनीतियां बनाएंगे, इसी पे विचार चल रहा है। लगभग 10 साल हो चुके हैं, कंप्लीट 10 साल हो गए हैं, और 10 साल में अभी तक भाई इस सरकार ने अभी तक इस बारे में विचार नहीं किया है। कोई भी अभी भी विचाराधीन है, अभी भी विचाराधीन पड़ा हुआ है 10 साल से, कि इस पर हम विचार कर रहे हैं कि कैसे गरीबी दूर करेंगे और कैसे हम इसके आंकड़े देंगे। क्योंकि पहले जो था, पहले तो हमको आंकड़े दे देता था NSSO जो है, ये हमको गरीबी के आंकड़े दे देता था। NSSO जो है संगठन, ये हमको गरीबी के आंकड़े पहले दे देता था, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया? वर्तमान में मोदी जी ने इसको 2019 में जो ये गरीबी का आंकड़ा देता था, NSSO, इसी को समाप्त कर दिया। ले जाओ, अब दे दो गरीबी के आंकड़े, बहुत गरीबी के आंकड़े दे रहे थे, हम तुमको ही समाप्त करते हैं NSSO, बहुत दिन हो गए तुमको चिल्ला चिल्ला के बताते थे हमारे यहाँ इतने गरीब हैं, अब जाओ हम तुमको समाप्त करते हैं। तो 2019 में क्या हुआ? NSSO को ही मोदी जी ने समाप्त कर दिया, और इसके स्थान पे क्या ला दिया? इसके स्थान पे ला दिया NSO। अब ये क्या है NSO? ये हमको गरीबी के आंकड़े देगा, लेकिन पता नहीं कब देगा, क्योंकि अभी तक ये सुझाव जो दिए थे किन्होंने? अरविंद पनगड़िया साहब ने, वो अभी तक विचाराधीन ही चल रहे हैं। देखो कब ये हमको आंकड़े देता है। 10 साल हो गए, 10 साल से तो अभी आंकड़े दिया नहीं है। जब ये कभी इस पर रिपोर्ट आएगी तब हम बताएंगे। आते हैं आगे क्या दिया है? वैश्विक भुखमरी सूचकांक।
अभी हमने आपको बताया था जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है, ये कब बना था, पहली बार इन्होंने रिपोर्ट दिया था कब, पहली बार जब रिपोर्ट दिया था, पहली बार रिपोर्ट दिया था 2006 में, पहली बार रिपोर्ट दिया था 2006 में। सारे देशों का, लगभग सारे देशों का ये वहाँ जाके वहाँ जानकारी लेता है, कौन सा देश कितना डेवलप चल रहा है, कहाँ की शिक्षा कैसी चल रही है, और उस आधार पे ये देता है रिपोर्ट। तो ये पहली बार 2006 में बना था, 2006 में। और जो 2024 में आंकड़ा आता है, 2024 में हर अक्टूबर महीने में आता है, अक्टूबर महीने में। तो ये आंकड़े कब देता है, 2024 में। 2024 में जो आंकड़े देता है, आंकड़े हर महीने, मतलब हर साल के अक्टूबर का जो महीना रहता है, अक्टूबर के महीने में आंकड़े देता है। 2024 के हिसाब से हमारे भारत की रैंक जो आती है, भारत की रैंक आती है वो 125 देशों में से 105वां स्थान है। 105वां स्थान है, मतलब 125 देशों में से 105वां स्थान है। जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान को कह लो, आप कितना भी चिल्ला लो कि पाकिस्तान ये है वो है, वहाँ ये चल रहा है, लेकिन ये भुखमरी के मामले में हमसे तो बढ़िया है। भुखमरी के मामले में ये 102 नंबर के स्थान पे है। ऐसे आप श्रीलंका जो है पड़ोस में हमारे, ये भी अच्छा इसकी रैंक है, इसकी भी अच्छी रैंक है श्रीलंका। म्यांमार की भी, म्यांमार और नेपाल ये सब हमसे बेहतर स्थिति में है भुखमरी के मामले में। जो भुखमरी का सूचकांक आता है, जो पहली बार 2006 में दिया गया था, अक्टूबर महीने में आता है, 2024 के अनुसार हमारी रैंक कितनी है भुखमरी में, भारत की रैंक कितनी है, भारत की रैंक है 105 नंबर पे। कितनी, 105 नंबर पे। अब चलिए आगे देखते हैं, जो भुखमरी होती है उसके दुष्परिणाम बताते हैं आपको। आखिर भुखमरी जो गरीबी होती है, गरीबी के दुष्परिणाम क्या पड़ते हैं। गरीबी के दुष्परिणाम तो देखिए, जो गरीबी होती है, गरीबी से सबसे पहले तो बेरोजगारी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, बेरोजगारी। गरीबी से क्या बढ़ती है, गरीबी से बढ़ती है बेरोजगारी। क्योंकि जब गरीब हो जाओगे तो अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, और अच्छी अगर शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो फिर बेरोजगारी आना संभवतः संभव हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे आप कोई भी अच्छी जगह जाओगे, वहाँ के लिए अच्छा कौशल होना चाहिए, आपके पास अच्छी योग्यता होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब व्यक्ति गरीब रह जाता है तो वो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है, अच्छा स्वास्थ्य भी उसका नहीं होता है, क्योंकि शुरू से ही पौष्टिक आहार नहीं खाने को मिलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति अयोग्य हो जाता है, और अयोग्य व्यक्ति को रोजगार अच्छे नहीं मिलते हैं, और रोजगार अच्छे नहीं मिलते हैं, कहीं कभी कभी तो बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो उसी को कहते हैं क्या, बेरोजगारी। तो ऐसे में क्या होता है, बेरोजगारी, बेरोजगारी बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक तो आपका बेरोजगारी हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है, शिक्षा पर भी इसका दुष्परिणाम पड़ता है। शिक्षा पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। किसका, शिक्षा पर दुष्प्रभाव पड़ता है, शिक्षा पर दुष्प्रभाव। अब देखिए शिक्षा पर दुष्प्रभाव कैसे पड़ेगा, कि गरीबी के कारण बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर काम पर लग जाते हैं। अब गरीबी के कारण जो होता है, बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे। अब बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे तो पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद वो काम पर लग जाएंगे, और उनमें शिक्षा की कमी रह जाएगी। शिक्षा की जब कमी रह जाएगी तो वो अंततः फिर क्या हो जाएंगे, फिर के वो गरीब के गरीब ही बने रह जाएंगे। और देखिए सामाजिक असमानता, जो सामाजिक असमानता है ये और बढ़ेगी, क्योंकि गरीब भी, जो गरीब गरीब है वो गरीब ही बना रह जाएगा, और अमीर अमीर बनता रह जाएगा। तो सामाजिक असमानता जो है, सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता ये आपकी और बढ़ती रहेगी। सामाजिक असमानता ये आपकी बढ़ती रहेगी। सामाजिक असमानता बढ़ती रहेगी। और क्या होगा, और अपराध बढ़ेंगे। अपराध क्यों बढ़ेंगे, अपराध क्योंकि जब व्यक्ति के पास खाने को नहीं होगा तो वो चोरी डकैती करना शुरू कर देता है ना, अपराध बढ़ेंगे। कहीं चोरी करेगा, किसी को लूटेगा, सामाजिक असुरक्षा रहेगी, सामाजिक असुरक्षा होगी। क्योंकि जब लूटपाट करने, गांव के लोग या शहर के लोग, जहाँ जो भी व्यक्ति गरीब है वो सारे के सारे अगर गरीबी को दूर करने के लिए, अपना खाना पीना चलाने के लिए सब अपराध करने लगे, तो सामाजिक असुरक्षा भी होगी।
सामाजिक असुरक्षा भी बढ़ेगी। इसमें क्या होगा, इसमें चोरी चपारी होना शुरू हो जाएगी, चोरी होगी, लूट होगी, और क्या होगा, और हो जाएगा, बाल मजदूरी स्टार्ट हो जाएगी, तस्करी शुरू हो जाएगी, तस्करी शुरू हो जाएगी। और इसका कारण क्या बढ़ता है, और होता है क्या, आवास, आवास और साफ सफाई भी अच्छी नहीं होगी, आवास और साफ सफाई भी अच्छी नहीं होगी, साफ सफाई, साफ सफाई में कमी हो जाएगी, आवास और साफ सफाई में कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, आवास और साफ सफाई में कमी हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आदमी गरीब होता है उसके पास रहने के लिए, अब रहने को कहाँ से पाएगा, जो व्यक्ति पहले से ही गरीब है उसको अच्छे घर तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसा होगा भाई, जिसको पास बचत करने के लिए पैसा ही नहीं मिलेगा उसको अच्छा घर कहाँ से मिलेगा, ना वो अच्छा बचत कर पाएगा और ना ही वो अच्छे निवेश कर पाएगा कहीं, वो अपना घर के खाने पीने का ही सामान ला पाएगा और फिर अगले दिन काम करेगा तो कमाएगा, अन्यथा अन्यथा वो ऐसे ही भूखा रह जाएगा। अब आपको हम बताते हैं गरीबी को दूर करने के कुछ उपाय। तो गरीबी को दूर करने के कुछ उपाय हैं, जिसमें सरकार का भी योगदान रहता है, सरकार का भी योगदान रहता है। सरकार ऐसे कई भी चीज़ चला रहा है, जैसे कि मनरेगा चला रहा है, पीएम किसान योजना चला रहा है जिससे व्यक्ति को घर प्रोवाइड हो सकें, और कई पेंशनें चलाता है। तो ये सब गरीबी को दूर करने के ही उपाय हैं, जिसमें अब हम आपको बताते हैं, रोजगार में अवसर बढ़ाओ, इससे गरीबी दूर होगी। कौन सा अवसर बढ़ाना है, कहाँ, रोजगार में अवसर बढ़ाना है, कहाँ, रोजगार में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए नए नए रोजगार लेके आओ, नए नए रोजगार लेके आना पड़ेगा, छोटे उद्योग लेके आओ, छोटे उद्योग, लघु उद्योग जिनको बोलते हैं, लघु उद्योग लेके आओ, ग्रामीण उद्योग जो हैं, ग्रामीण उद्योग उनको लेके आओ, ग्रामीण या कुटीर उद्योग जिनको बोलते हैं, ग्रामीण उद्योग उनको बढ़ावा दिया जाए, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। इससे क्या होगा, गांव में रोजगार बढ़ेंगे, गांव में रोजगार बढ़ेंगे। शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, सभी को शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। इससे क्या होगा, जब लोग, शिक्षा का प्रसार होगा तो लोग शिक्षित होंगे और उनका विकास होगा, जब विकास होगा तो उनको रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो फिर व्यक्ति की आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो धीरे धीरे करके गरीबी दूर होने शुरू हो जाएगी। और इसके लिए क्या लाना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ सरकार चला रही है कौशल विकास, कौशल विकास जो चला रही है उसको बढ़ावा देना चाहिए, और ज़्यादा कौशल विकास से इसको बढ़ावा देना चाहिए। और स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं को भी, स्वास्थ्य सेवाएं, इनमें भी सुधार होना चाहिए, में भी सुधार होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार होना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं गरीबी दूर करने के लिए। और आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।